नमस्ते दोस्तों। राजस्थान की न्यू ज्योग्राफी का टॉपिक हमने लिया था। इसके पहले के वीडियो में मैंने राजस्थान के भौतिक प्रदेश और उनके भाग और उपभाग सभी बताए थे। राजस्थान के हमने 4 भौतिक प्रदेश देखे थे और उनके उपभाग देखे थे। वो शीट आप जरूर देखिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि जब राजस्थान के जितने भी भौतिक प्रदेश है उनके भाग उपभाग की शीट हमें ध्यान रहेगी, तो हमें नेक्स्ट ये डिटेल से पढ़ने में आसानी रहेगी। ये राजस्थान के भौतिक प्रदेश का पार्ट 2 है। आप पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं, नहीं तो आप प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। राजस्थान के भौतिक प्रदेश के पार्ट 2 में फर्स्ट में तो हमने पूरी सीट देखी थी, उसका वर्गीकरण देखा था, कितने भौतिक प्रदेश है वो देखे थे, उनके उपभाग देखे थे। आज के इस वीडियो में जो राजस्थान का प्रथम भौतिक प्रदेश है कौन सा था? पश्चिमी रेतीला मरुस्थल, जिसे हम थार का मरुस्थल भी कहते हैं। तो ये फर्स्ट जो राजस्थान का भौतिक प्रदेश है वो हम डिटेल से कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के एंड तक आपको पश्चिमी रेतीला मरुस्थल या थार मरुस्थल के बारे में जितनी भी मुख्य बातें हैं वो पता लग जाएगी। और उसके बाद में एक वीडियो और बनेगा, उसमें हम इसी थार के मरुस्थल या पश्चिमी रेतीला मरुस्थल के जो 2 भाग और इनके उपभाग है उनकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसी वीडियो में अगर उसको भी मैं ऐड कर देती तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता। इसी कारण पश्चिमी रेतीला मरुस्थल या थार मरुस्थल की जितनी भी मुख्य बातें हैं इस वीडियो में मैंने ऐड कर दी है। लास्ट एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि यहीं पर आपका ये पश्चिमी रेतीला मरुस्थल है वो इसी वीडियो में 60% 70% कवर हो जाएगा। बाकी का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे उनके उपभागों के साथ। आई थिंक आप समझ गए होंगे मेरी बात को। लेट्स स्टार्ट। पश्चिमी रेतीला मरुस्थल या थार का मरुस्थल जो प्रथम भौतिक प्रदेश है राजस्थान का। सर्वप्रथम तो आप ये मैप देख लीजिए। ये मैप है राजस्थान का और इसमें जो चारों भाग मैंने मैप के अकॉर्डिंग ही समझाए थे भौतिक प्रदेश, और ये हमारा मरुस्थल है। तो ये थार मरुस्थल कह दो या पश्चिमी रेतीला मरुस्थल कह दो या मरुस्थली मैदान कह दो, ठीक है। तो ये पूरा थार का मरुस्थल ही है और उसमें ये पार्ट तो है एरिड डेजर्ट और ये पार्ट है सेमी एरिड डेजर्ट, ठीक है। तो ये जो एरिड, सेमी एरिड और एरिड के भी 2 भाग है, सेमी एरिड के 4 भाग है, तो ये तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाकी ये जो सारा का सारा रेगिस्तान है ना, उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हम अभी इसी वीडियो में देख लेंगे। सबसे पहले तो ये जल विभाजक रेखा देख लीजिए। ये जल विभाजक रेखा है 50 सेंटीमीटर पर। तो 50 सेंटीमीटर की सम जल विभाजक रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांट रही है। जबकि अगर रेगिस्तान पूछ लिया जाए कि रेगिस्तान को 2 भागों में कौन सी रेखा बांटती है, तो ये 25 सेंटीमीटर वाली वर्षा रेखा बांटती है। 25 सेंटीमीटर वाली वर्षा रेखा में शुष्क मरुस्थल अलग हो जाता है और अर्ध शुष्क मरुस्थल अलग हो जाता है। अब सबसे पहला प्रश्न रहेगा कि कितने राज्य में ये फैला हुआ है। जो हमारा थार का मरुस्थल है राजस्थान का, वो कितने भागों में फैला हुआ है? तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। सर्वाधिक विस्तार अपने राजस्थान में ही है, ठीक है। बाकी इन 3 राज्यों में भी ये फैला हुआ है। अब जिलों की बात कर लेते हैं। देखिए, पहले आपने 13 जिले पढ़े होंगे कि 12 या 13 जिलों में ये थार डेजर्ट फैला हुआ है। लेकिन मैं फिर से आपको रिकमेंड करूंगी कि इसी न्यू ज्योग्राफी नामक प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसी चैनल पर आपको। वहां पर मैंने जितने भी नए जिले और नए संभाग हैं वो अच्छे से पढ़ाए थे, तो प्लीज आप उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा। मैं क्यों रिकमेंड कर रही हूँ? क्योंकि अभी भी प्रेजेंट में ये 13 जिले तो हैं ही, लेकिन 13 जिलों से जो टुकड़े होकर नए जिले बने हैं वो भी इसी में ऐड हो गए, ठीक है। तो जनरली मैंने आपको उस वीडियो में ट्रिक से ही पढ़ाया है आपको कि जिस जिले के भाग हुए हैं, मान लो किसी जैसे जयपुर के 4 भाग हुए हैं तो 4 जिले बने हैं। अगर जयपुर किसी चीज में आ रहा है तो मतलब चारों जिले आ गए, ठीक है। तो वो वीडियो देखने के बाद में जो नई ज्योग्राफी अपनी चलती जा रही है वो आपके अपडेट होती जाएगी, तो आप उसको देख लीजिएगा। बाकी देखो, जिले 13 ही हैं और 13 में से जो नए जिले हैं वो साथ के साथ यहाँ मैंने ऐड कर दिए हैं। श्रीगंगानगर, तो श्रीगंगानगर से हमारा अनूपगढ़ निकला था, तो श्रीगंगानगर से अनूपगढ़ निकला है, दोनों जिले आ गए। हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर से बालोतरा, जैसलमेर, जोधपुर के 3 भाग हुए थे, तीनों में रेगिस्तान है। नागौर का कुचामन डीडवाना, सीकर और नीमका थाना, चूरू, झुंझुनू, जालोर से सांचौर, पाली और सिरोही, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे 13 तो ये पहले के ही हैं और उसके बाद में ये नए जिले इन्हीं डिस्ट्रिक्ट से बने हैं।
तो वो इन्वॉल्व हो गए इसमें, ठीक है। तो उस वीडियो के बाद में ये आपको इजी लगेगा। बाकी आप ये लिस्ट देख सकते हैं कि कौन कौन से जिले अपने थार मरुस्थल में या राजस्थान के भौतिक प्रदेश में आ रहे हैं। अब बात करेंगे राजस्थान में ये कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, मतलब पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल का ये कितना % है। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान का ये 2/3 भाग अकेला ये मरुस्थल ने ले रखा है। 2/3 भाग के साथ में देखिए टोटल 2,09,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स, 2,09,000 वर्ग क्षेत्रफल में तो टोटल फैला हुआ है, लेकिन अगर इसमें से चट्टानी एरिया, पहाड़ी एरिया, मैदानी एरिया, भाई यहाँ पर भी तो जनता रह रही है, 40% जनता रह रही है, तो वो मैदानी एरिया में रह रही है ना, हिल्स वगैरह, इनको अलग कर दें तो ये पीछे बच जाता है अपना 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। यहाँ देखिए 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, आई थिंक आपको दिख रहा होगा 1,75,000 किलोमीटर। तो टोटल की स्थिति देखें तो 2,09,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, राजस्थान के 2/3 भाग पर फैला हुआ है। और अगर इसमें से हिल्स वगैरह निकाल दें तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। और अगर परसेंट पूछे तो 52%। देखो दोस्तों, ये 61.1% है राजस्थान के टोटल क्षेत्रफल का, 61.1% पर ये फैला हुआ है। लेकिन जैसे हमने नेट निकाला कि भाई इसमें से भी परसेंटेज में से भी निकाल दें अगर हिली एरिया, मैदानी एरिया, तो रेस्ट बच जाता है 52%। बाकी जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट आई है उसमें इन्होंने 58% शो किया है, ठीक है। तो आप दोनों ही बातें थोड़े माइंड में रखिएगा। जनता की बात करें तो देखिए 61.1% क्षेत्रफल में फैला हुआ है, लेकिन 40% जनता यहाँ पर रह रही है। तो ये एरिया हो गया, कंपैरिजन में याद रख लीजिएगा, और ये जनता या आबादी हो गई। इसके साथ में देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई भी साथ के साथ ही देख लीजिए। इसकी जो लंबाई है वो 640 किलोमीटर है और चौड़ाई की बात करें तो 300 किलोमीटर है, ठीक है। और अगर ढाल की बात करें, इस रेगिस्तान के ढाल की बात करें, देखिए इस मैप में देखिए आप, इस रेगिस्तान की ढाल की बात करें तो ये ढाल है दोस्तों उत्तर पूर्व से, ये उत्तर, ठीक है, और ये पूर्व, ये यहाँ इस उत्तर पूर्व से ये फैला हुआ है दोस्तों दक्षिण पश्चिम की ओर, ठीक है, इस दक्षिण पश्चिम की ओर। तो इधर से इधर इसका फैलाव आपको दिख भी रहा है, यहाँ से थोड़ा एरिया कम है, यहाँ से ज्यादा है, ठीक है। बाकी मैंने लिख भी दिया है, ये देखिए सामान्य ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। अब स्थिति देख लेते हैं, अरावली के उत्तर पश्चिम में है। जब ये अरावली है तो उत्तर पश्चिम में हो गया, ये पश्चिमी राजस्थान में है, ठीक है। जनरली कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अरावली की स्थिति पूछे तो उत्तर पश्चिम में है अरावली के, और पश्चिमी राजस्थान हो गया, राजस्थान में स्थिति पूछी जाए तो। बाकी देखिए अफ्रीका के महान पूरा आर्कटिक मरुस्थल का ये पूर्वी विस्तार है, ठीक है। तो देखो अगर वर्ल्ड के मैप में देखा जाए तो ये एशिया का रेस्ट एरिया अपना राजस्थान जिसमें है, और इस साइड में अफ्रीका है। तो अफ्रीका का पूरा आर्कटिक मरुस्थल था, उसका पूर्वी विस्तार इसको माना जाता है। एक तो ये बात हो गई। इसके बाद में इस अफ्रीका का जो पूरा आर्कटिक मरुस्थल है ना, इसको पैलियो आर्कटिक अफ्रीकन मरुस्थल भी कहा जाता है। तो दोनों बात सेम हो गई। इसके अलावा देखिए थार मरुस्थल का भी विस्तार पूछ लिया जाता है। तो देखो थार डेजर्ट है वो कुछ भाग पाकिस्तान में भी है, ठीक है, उसको चेरिस्तान कहा जाता है। तो थार मरुस्थल का पूर्वी भाग है, ठीक है, थार मरुस्थल का क्या है, ये भी पूर्वी भाग है, और अफ्रीकन मरुस्थल का भी ये पूर्वी विस्तार ही है। थार मरुस्थल का परसेंटेज पूछ लिया जाता है। तो देखिए दोस्तों नेट परसेंट तो 60% भाग जो है थार मरुस्थल का अपने राजस्थान में है, कई जगह 62% भी दिया जाता है। बाकी ऑथेंटिक ये रहेगा, और परसेंट दिए हुए हों और उसमें ये ऑप्शन नहीं हो तो हमें 62% पर ही लगाना होगा। अब देख लेंगे समुद्र से इसकी औसत ऊंचाई पूछ ली जाए तो 210 से 300 मीटर के बीच में चल रही है। वर्षा यहाँ पर 20 से 50 सेंटीमीटर के बीच में हो रही है। तो देखो अभी हमने देखा था 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा इसको दो भागों में बांट रही है, ठीक है। तो 20 से 50 सेंटीमीटर हो गया। बाकी और जलवायु शुष्क है ही और अत्यधिक विषम भी है, ठीक है, अत्यधिक विषम और शुष्क है। तापमान पूछा जाए तो 49 डिग्री सेंटीग्रेड तो गर्मियों में रहता है। देखिए गर्मियों में कितना हाई टेम्परेचर रहता है यहाँ का, 49 डिग्री सेंटीग्रेड। और सर्दियों में पूछा जाए तो -3 डिग्री सेंटीग्रेड भी चला जाता है। सबसे बड़ा नगर पूछा जाए तो मरुस्थलीय भाग का सबसे बड़ा नगर है जोधपुर। मिट्टी कैसी है, रेतीली बलुई मिट्टी है। अब रेत के टीले ही टीले हैं तो रेतीली बलुई मिट्टी हो गई। अब रेतीली बलुई मिट्टी में जल ग्रहण की क्षमता बहुत कम होती है। जैसे ही पानी जैसे बरसात वगैरह होती है
तो ये मिट्टी रातों रात वापस सूख जाती है, क्योंकि ये जो कंटेन नहीं कर पाती है उस पानी को, ठीक है। और पानी क्या चला जाता है, भूमि के अंदर चला जाता है। तो अगर जब जल ग्रहण क्षमता ही मिट्टी की नहीं है तो उत्पादन क्षमता बहुत कम होगी। अवशेष तैथिस सागर का अवशेष माना जाता है, पिछले वीडियो में भी बात की थी हमने, ये तैथिस सागर के अवशेष माने जाते हैं। और इयोसीन और प्लिस्टोसीन काल में था ये तैथिस सागर, तो ये तैथिस सागर नहीं देकर ये काल पूछ लिया जाए तो इयोसीन और प्लिस्टोसीन। राजस्थान में थार मरुस्थल मानसून को आकर्षित करता है, ठीक है, और भारत के ऋतु चक्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो जनरली हम सोच लेते हैं कि थार मरुस्थल है तो हमारे को यूजफुल नहीं है, नहीं, यह हमारे राजस्थान की और भारत की जलवायु को भी प्रभावित करता है, ऋतु चक्रों को भी प्रभावित करता है। तो सही गलत का अगर क्वेश्चन दे दिया जाए तो उसमें हमें ध्यान रखना है। अब है ये अरावली का वृष्टि छाया क्षेत्र है। देखो वृष्टि छाया क्षेत्र का मतलब अरावली के क्षेत्र में अच्छी बरसात हो रही है, 50 सेंटीमीटर से ज्यादा, 50 सेंटीमीटर से कम बरसात अपने उधर मरुस्थल में हो गई, तो अरावली का वृष्टि छाया क्षेत्र हो गया ये। और यही कारण है कि जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून किसको कहोगे, अरब सागरीय मानसून को, तो यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आएगा, वो अरावली के कंपैरिजन में निकल जाता है और इस क्षेत्र में जो है सूखा ही रह जाता है। तो या तो बरसात होती ही नहीं है या बहुत ही कम होती है। विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला और जैव विविधता वाला मरुस्थल यदि कोई है तो वो अपना थार का मरुस्थल है, पश्चिमी रेतीला मैदान है, ठीक है। और इसी कारण इसे रुक्ष प्रदेश भी कहते हैं। डॉक्टर ईश्वर प्रसाद ने कहा था इसको रुक्ष प्रदेश, क्योंकि ये बहुत ही सूखा है, बहुत ही शुष्क है, फिर भी यहाँ पर इतनी आबादी और जैव विविधता है। प्रमुख नदी की बात कर लें तो लूणी नदी है, नाग पहाड़ से निकलती है और कच्छ के रण में ये विलुप्त हो जाती है। प्रमुख नहरों की बात कर लें तो देखो यहाँ मरुस्थल की लाइफलाइन चल रही है, जीवन रेखा चल रही है इंदिरा गांधी नहर, और इंदिरा गांधी नहर से तो यहाँ काफी हरियाली भी हुई है रेगिस्तान में। इसके साथ में देखो गंग नहर है, और गंग नहर के कारण ही श्री गंगानगर जो अन्न का कटोरा कहा जाने लगा है, ठीक है, और यहाँ पर बागवानी वगैरह भी संभव हो पाई है। तो ये प्रमुख नहर है यहाँ पर। इसके साथ में देखिए दो बातें हैं यहाँ, एक तो थली किसे कहते हैं, देखो मरुस्थलीय भाग को ही थली कहा जाता है। स्थानीय भाषा में थली किसे कहा जाता है, इस मरुस्थलीय भाग को ही थली कहा जाता है। और धरियन जैसलमेर के जनशून्य क्षेत्र, मतलब जैसलमेर में वह क्षेत्र जहां पर जनता नहीं रहती है, वहां पर जो परिवर्तित या गतिशील बालू का स्तूप होते हैं, मतलब रातों रात जो अपनी जगह बदल लेते हैं हवा के कारण, वो बालू का स्तूप होते हैं, मिट्टी के टीले होते हैं। तो जैसलमेर के उन गतिशील बालू का स्तूपों को धरियन कहा जाता है। तो आई थिंक थली और धरियन भी आपके कंप्लीट हो गया। अब देखिए लाठी सीरीज सुनी होगी आपने, क्या है ये, जैसलमेर में पड़ती है लाठी सीरीज, है क्या, मीठे जल का एरिया या मीठे जल की पट्टी कह सकते हो, ठीक है। कैसी पट्टी है ये, पोखरण से मोहनगढ़ तक फैली हुई है और 80 किलोमीटर लंबी पट्टी है। देखिए 80 किलोमीटर लंबी पट्टी है ये, और 60 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। और जहां से देखिए ऐसे मरुस्थल में जहां पानी बहुत कम है, बरसात बहुत कम है, वहां पर ये लाठी सीरीज जैसलमेर में मीठे जल प्रोवाइड करवाने का काम करती है। ये लाठी सीरीज हो गया। क्या है ये लाठी सीरीज, औषधि शैल समूह है। कई बार चट्टानों का नाम पूछ लिया जाता है, तो औषधि चट्टानों का समूह है ये। यहाँ पर मीठा भूमिगत जल एकत्रित हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गई लाठी सीरीज। इसके बाद में देखो लाठी सीरीज में एक चांदन नलकूप पड़ता है। चांदन नलकूप क्या है ये, कि इस लाठी सीरीज जो ये पट्टी फैली हुई है ना 80 किलोमीटर लंबी और 60 किलोमीटर चौड़ी पानी की, इसमें से पानी को निकालने का कार्य करता है कौन, चांदन नलकूप। और इसी कारण अब थार में इतने मरुस्थल में जब मीठा जल निकालने का कार्य नलकूप के द्वारा किया जा रहा है, तो चांदन नलकूप को क्या कह दिया गया, थार का घड़ा। इसके बाद में लाठी सीरीज का पानी निकालने के लिए इसका चांदन नलकूप का प्रयोग होता है। ये मैंने राइट किया है ताकि आपको याद रहे, ठीक है। लाठी सीरीज में अगर पानी की बात पूछे कि मीठा जल कहाँ से आया, तो सरस्वती नदी का पानी है ये। प्रमाणित किसने किया, के.एस. वल्दिया समिति ने किया, ठीक है। तो हमारे बताया गया कि सरस्वती नदी तो है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर के.एस. वाल्दिया समिति ये सरस्वती प्रोजेक्ट लेके आई 26 नवंबर 2016 में, और इसने रिजल्ट क्या दिया कि सरस्वती नदी मृत नहीं है भाई, जीवित नदी है, और लाठी सीरीज में इसी नदी का पानी है। तो ये के.एस. वाल्दिया समिति की रिपोर्ट हुई, ये कंप्लीट हुई लाठी सीरीज। अब प्रमुख घासों की बात करते हैं। ये घासें भी दोस्तों इसी लाठी सीरीज में पाई जाती है। कौन कौन सी, सेवण, धामण, करड़, मुराद, बुर, ठीक है, ये सभी घासें हैं। और करीब 1-1, 1.5, 2-2 मीटर लंबी घासें होती है ये, और ये प्रोटीन युक्त घासें होती है जो जानवरों को, दुधारू जानवरों को दी जाती है, ठीक है। सेवण को पूछा जाता है, सेवण का जो साइंटिफिक नेम है वो है लस्सी
थ्यूरस सेडिकस, लस्सी थ्यूरस सेडिकस, ये सेवण का जो है साइंटिफिक नेम है। इसके बाद में जो सेवण घास है गोडाउन प्रजनन के लिए भी प्रमुख घास है, मतलब गोडाउन प्रजनन यही करता है सेवण घास में ही। इसके साथ में इसी सेवण घास को बचाने के लिए जो है एक प्रोजेक्ट चला था, प्रोजेक्ट ग्रीन है। तो प्रोजेक्ट ग्रीन का संबंध किससे हो गया? सेवण घास के से संबंधित हो गया, सेवण घास के विकास से संबंधित हो गया। और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य संगठन है यूएनओ का, तो उसके द्वारा ये प्रोजेक्ट ग्रीन सेवण घास को बचाने के लिए चलाया गया था। अब फसलें और वनस्पति देख लेते हैं। तो फसलें तो देखो सूखे में कैसी फसलें होगी? बाजरा, मोठ, ग्वार, मूंग, ठीक है, जनरली यही होगी। और चक्रीय कृषि होती है, अधिकतर चक्रीय कृषि होती है। चक्रीय कृषि का मतलब एक के बाद दूसरी भूमि के उपजाऊ के लिए जो फसल बोई जाती है चेंज कर करके, ठीक है। इसके बाद में वनस्पति की बात कर लें तो कांटेदार वनस्पति तो होती ही है, और कई बार मरुद्भिद दे दिया जाता है। तो मरु का नाम लगते ही मरुस्थल समझ जाना आप, मरुद्भिद, और इसको जियोफाइटस भी कहते हैं, ठीक है, जियोफाइटस वनस्पति। अब इसमें क्या हो गया? कांटेदार सभी, खेजड़ी, फोक, बबूल, केर, बेर, ओके। अब रन या टाट देखेंगे। तो रन या टाट क्या होती है दोस्तों? बरसात में छोटी प्लाया झीलें बन जाती है नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक। अब देखो होता क्या है कि भाई धोरे होते हैं, बड़े बड़े टीले होते हैं। अब टीलों के नीचे जो जमीन होती है, टीलों के मतलब चारों तरफ टीले हैं और बीच में थोड़ी सी डीप जमीन है, वहां पानी तो इकट्ठा होगा ही होगा, बरसात होगी तो, ठीक है। और वो जो पानी है वो दलदली भूमि में धीरे धीरे जो है बदल जाता है, थोड़ा पानी इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। और वो पानी कैसा होता है? लवणीय होता है काफी, क्योंकि वहां पर देखिए लवण की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो लवणीय होता है। लवणीय को सेलिना भी कहते हैं। तो लवणीय या सेलिना युक्त जल होता है, दलदली भूमि टाइप में बदल जाता है, प्राकृतिक होता है, नेचुरल तरीके से ये बने हुए होते हैं अपने आप ही, इसे रन या टाट कहते हैं। अस्थायी होते हैं, मतलब कुछ समय के बाद में अगर पानी सूख जाता है तो वापस जो है रेत के टीले हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ही बरसात आती है वहाँ पानी इकट्ठा होकर रन या टाट में चेंज हो जाते हैं, और इस पानी को ये खेती वगैरह में जो है काम में लिया जाता है। अब यहाँ देखिए जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों का भी आपने जो है क्वेश्चन देखा होगा। तो जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों का संबंध इन्हीं रन या टाट से है। तो देखो प्लाया झीलें क्या होती है? जैसे जनरली अपन खेत में जो मेड़बंदी करते हैं, उस मेड़बंदी का क्या प्रॉफिट होता है वर्षा के समय में, कि अपने खेत का पानी अपने खेत में ही रहता है और वो धीरे धीरे अपने खेत की जमीन के द्वारा सोख लिया जाता है। ये काम जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मण कर रहे थे, ठीक है, मेड़बंदी के द्वारा बरसात के जल को रोक रहे थे। तो वो तो हो गई प्लाया झीलें। तो प्लाया झीलें तो कैसी है? ये तो मैन मेड है, ये तो कृत्रिम है, क्योंकि पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा स्टार्ट की गई थी। और उसके बाद में इन प्लाया झीलों के आसपास में जो छोटे छोटे पानी के जो गड्ढे टाइप होकर जो पानी इकट्ठा होने लग गया उन धोरों के बीच में, ठीक है, तो वो रन या टाट कहलाए, ठीक है। तो ये तो नेचुरल तरीके से बन जाते हैं। बाकी जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मण इतनी रन या टाटों को जो हाथ के द्वारा बनाया जाए मेड़बंदी करके, वो प्लाया झीलें हो गई। क्लियर हो गया होगा। अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे बाप पड़ता है जोधपुर में, थोब बाड़मेर में, भाकरी बिरमसर, पोकरण ये जैसलमेर में। ये रन या टाट के उदाहरण दे दिए जाते हैं, है ना, इनमें से कौन सा नहीं है तो ये हमें पता होना चाहिए। बाप, थोब, भाकरी, बिरमसर, पोकरण ये क्या है? रन या टाट है या प्लाया झीलें हैं। अब इस क्षेत्र में प्रमुख जितनी भी खारी झीलें हैं, मैंने कहा था वो सभी टेथित सागर का ही अवशेष है। तो कौन कौन सी है? रेवासा, कोछोर, पचपदरा, लूणकरणसर, सांभर, कुचामण और डीडवाना। समगांव, एक समगांव पड़ता है जैसलमेर में, राजस्थान का थंडर बोल्ट कहलाता है ये। प्रत्येक 100 वर्ष में यहाँ पर रेगिस्तान का 1 डिग्री पारा बढ़ जाता है, 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। ये स्टेटमेंट था SK बनर्जी का। इस मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित यहाँ पर इतनी जो गर्मी रहती है, तो भैया 100 वर्षों में यहाँ 1 डिग्री ऑलरेडी बढ़ जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं जो होती है वो स्थानीय पवनों के साथ मिलकर बालू का स्तूप बनाती है और स्थानांतरित भी करती है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बालू का स्तूप कैसे बनता है। तो जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून कौन सा? अरब सागर का जो मानसून आएगा, उस मानसून की जो तेज हवाएं होती है वो यहाँ मरुस्थल के स्थानीय पवनों के साथ मिल जाती है और बालू का स्तूप बनाती है और उनको स्थानांतरित या उनको ट्रांसफर भी करती है। अब देखेंगे मरुस्थल के प्रकार। तो भैया यहाँ पर मरुस्थल के जो प्रकार है वो 3 प्रकार के हैं। इर्ग मरुस्थल, हम्माद मरुस्थल और रेग मरुस्थल। इर्ग मतलब रेतीला मरुस्थल, हम्माद मतलब पथरीला मरुस्थल और रेग मतलब मिश्रित मरुस्थल। अब मिश्रण का मतलब होता है मिट्टी भी होगी, बजरी टाइप की मिट्टी, कठोर मिट्टी भी होगी और थोड़ी चट्टाने वगैरह भी होगी। तो ये तीनों प्रकार के मरुस्थल है। यहाँ इर्ग या रेतीला मरुस्थल पूरे राजस्थान में पाया जाता है। भाई रेतीली मिट्टी तो पूरे राजस्थान में ही है। फिर इसके बाद में पथरीला मरुस्थल जिसे हम्माद कहते हैं, ये ओनली और
जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में पाए जाते हैं। और मिश्रित मरुस्थल, मैंने बताया मिश्रित मरुस्थल में पथरीली भूमि होती है और बालू हट जाए तो ऊपर से कंकर पत्थर वगैरह बच जाती है, एक तरीके से पत्थर टाइप ही हो जाता है, तो वो भी जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में भी रेग पाया जाता है। अब हम देखेंगे 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा। वैसे मैंने अभी बताई थी कि 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा ये जल विभाजक रेखा है जो राजस्थान को दो भागों में डिवाइड कर रही है, जबकि 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा हमारे मरुस्थल को दो भागों में विभाजित कर रही है। किस किस में? सैंडी एरिड में और सेमी एरिड में। ठीक है, 0 से अगर 25 की बात करें तो उसमें आ जाता है महान भारतीय मरुस्थल या पश्चिमी अपना शुष्क मरुस्थल हो गया, सैंडी एरिड जिसे कहते हैं। और 25 से 50 सेंटीमीटर तक क्या हो जाएगा? राजस्थान बांगर या अर्ध शुष्क, जिसे हम सेमी एरिड कहते हैं। अब देखेंगे बालू का स्तूप। तो बालू का स्तूप क्या होते हैं दोस्तों? मिट्टी के टीले होते हैं। तो मैंने यहाँ बालू का स्तूपों के ओनली नाम लिखे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से भी इनको देखेंगे। तो देखो, बालू का स्तूप मिट्टी के टीले अनुदैर्ध्य पवनानुवर्ती होते हैं, अनुप्रस्थ होते हैं, बरखान या अर्धचंद्राकार होते हैं, तारा होते हैं, नेटवर्क, पैराबोलिक और शुभ्र काफिज, ये सभी बालू का स्तूपों के नाम हैं, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीटली डिटेल से क्लियर करने वाले हैं। इन सभी में बालू का स्तूपों में सबसे ज्यादा गतिशील या विनाशक बरखान होते हैं भाई, बरखान। ठीक है, अपना राजस्थान एनर्जी हब कहलाता है। क्यों? क्यों यहाँ सौर ऊर्जा, पेट्रोल, पवन ऊर्जा, कोयला, तेल के कुएं मिले हैं, प्राकृतिक गैसें वगैरह मिली है। तो जब इतना बड़ा सोर्स मिला है एनर्जी का, तो ये एनर्जी हब हो गया अपने राजस्थान का मरुस्थल। DMIC लिखा है मैंने, क्यों? क्योंकि इसका डिटेल है, देखो इसका फुल नाम है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि इस DMIC ने 2 फेज में हमारे इस राजस्थान में मरुस्थल में जो है काफी विकास किया। फर्स्ट फेज में तो इन्होंने डेवलप किया निमराना, भिवाड़ी और खुसखेड़ा को, और दूसरे फेज में इन्होंने पाली मारवाड़ को डेवलप किया। ठीक है, तो ये फेज भी हमें याद होना चाहिए, DMIC ने किए थे। बाड़मेर की बात करें तो टेक्सटाइल पार्क और टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी यहाँ बनी हुई है। कहाँ पर बनी हुई है? बाड़मेर में। खेती की बात करें तो देखिए, पुरानी खेती सिस्टम नहीं रहा है, काफी डेवलप हो गया है। कहने को मरुस्थल है, लेकिन काफी यहाँ पर जो है डेवलपमेंट हुआ है। गहन खेती और बागवानी दोनों हो रही है। अब देखिए, बागवानी तो अच्छे अच्छे एरियो में पॉसिबल नहीं हो पाती, लेकिन मरुस्थल में पॉसिबल है नहर के पानी से। तो गहन खेती और बागवानी यहाँ स्टार्ट हुई, लेकिन डेवलप भी हो गई। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है गंगानगर। तो श्री गंगानगर को क्या कहते हैं? अन्न का कटोरा कहते हैं। तो यहाँ पर अन्न के कटोरे के साथ साथ देखो किन्नू, माल्टा, मौसमी, अनार, तो फ्रूट्स वगैरह भी श्री गंगानगर में जो भारी मात्रा में हो रहे हैं गंगा नहर के पानी से। ठीक है, इसके साथ में रिफाइनरी देख लीजिए, ये आपने देख ही लिया होगा। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताया करें। आपका एक कमेंट हमारे बहुत अच्छे मोटिवेशन का कार्य करता है, तो प्लीज आप कमेंट करके बताया करें। इसके साथ में आप RPSC लर्निंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं 1 by 1 राजस्थान ज्योग्राफी इस पर कंप्लीट करवा रही हूँ। अब रिफाइनरी की बात करते हैं। रिफाइनरी पचपदरा में लगी हुई है, और ये रिफाइनरी किसने लगाई? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। HPCL और राजस्थान गवर्नमेंट दोनों का संयुक्त उपक्रम है, ये दोनों के सहयोग से लगी है रिफाइनरी। और राजस्थान का आज तक का भी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है ये पचपदरा में लगी हुई रिफाइनरी। इसके बाद में घोटारू क्षेत्र की बात कर लें तो घोटारू क्षेत्र जैसलमेर में पड़ता है। यहाँ हीलियम के भंडार मिल भी गए हैं, और यहाँ जो है ये प्रोसेस भी चालू हो गया है। सोनू क्षेत्र, ये भी जैसलमेर में पड़ता है। कई बार जनरली सोनू क्षेत्र दे दिया जाता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो सारे जो भंडार गृह मिले हैं ये जैसलमेर में मिले हैं। तो सोनू क्षेत्र जैसलमेर में चूना पत्थर के भंडार मिले हैं, और इसके साथ में देखो चूना पत्थर का यहाँ उत्पादन भी बहुत अच्छे से हो रहा है। चूना पत्थर आप सभी जानते हैं सीमेंट उद्योग के लिए कितना जो है वरदान साबित हो सकता है। मिट्टी का लहरदार जमाव जो रेगिस्तानी क्षेत्र में होता है उसको मरहो कहते हैं, मरहो। ठीक है, यहाँ पीवड़ा सांप पाया जाता है। पीवड़ा सांप तो देखो ये तो सांसों के माध्यम से ही जहर फैलाकर जो है व्यक्ति को मार देता है, तो इतना भयंकर वाला सांप यहाँ पाया जाता है। अब लास्ट में अपना रह गया दोस्तों राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान को देख लीजिए। राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है ये। ठीक है, कहाँ है? जैसलमेर में है। 4 अगस्त 1980 को स्थापित हुआ था। वुड फॉसिल पार्क भी इसी राष्ट्रीय मरु उद्यान में स्थापित है, और ये राष्ट्रीय मरु उद्यान गोडावण की शरण स्थली माना जाता है। गोडावण यहाँ प्रजनन वगैरह का कार्य, आवास का कार्य यही करते हैं। तो गोडावण की शरण स्थली है अपना राष्ट्रीय मरु उद्यान। पानी व्यवस्था के लिए यहाँ पर जो पाइप बिछाए गए हैं, जैसे पाइप बिछाते हैं ना, जैसे फसलों को पानी वगैरह देते हैं, तो यहाँ पूरे अभ्यारण्य में ही पाइप बिछाए गए हैं पानी की व्यवस्था के लिए। उसको नाम दिया गया है गजिलर, गजिलर। ठीक है, और घास
के मैदानों को बचाने के लिए यहाँ ऑपरेशन बस्टर्ड चला था। देखो अभी एक तो ऑपरेशन ग्रीन की बात की तो वो श्रवण घास के प्रोटेक्शन के लिए चला था, उसके विकास के लिए चला था, जबकि ऑपरेशन बस्टर्ड किसके लिए चला, राष्ट्रीय मरु उद्यान में जो घासें हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए चला था। ये डिफरेंस आप देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।